नमस्कार बच्चों। अभी क्लास 10th की जो टर्म वन की पूर्व टर्म वन की जो परीक्षा हुई है शिफ्ट वन की, ये उसकी मैं आपको आज क्वेश्चन पेपर सोल्व करके दिखा रहा हूँ। सभी बच्चे इसको अपने मिला लें जो उन्होंने किया है। आपको पता है 2 गद्यांश आए थे, उसमें से एक करना था। पहला गद्यांश था जो लोग अपनी असफलताओं के लिए या जीवन में गतिरोध के लिए हालातों को जिम्मेदार ठहराते हैं। इसके प्रश्न देखिए बच्चों। इसका पहला प्रश्न है कि किस तरह के लोगों की नियति और नीति में मेल नहीं खाता। तो इसका आंसर है ग, असफलताओं के लिए परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराने वाले। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दो देखिए, जीवन को समझने पाने वाले लोग कैसे होते हैं। तो इसका आंसर है घ, आलसी और अकर्मण्य। ठीक है, आप मिला लीजिए, मिलाते चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का, हालातों को असफलता के लिए जिम्मेदार न ठहराने के लिए प्रस्तुत गद्यांश में क्या सीख दी गई है। ठीक है, हालातों को असफलता के लिए जिम्मेदार न ठहराने के लिए, तो इसमें आलस्य व अकर्मण्यता को छोड़कर निडर बने, ये इसका आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, जीवन का असली आनंद कब है। तो इसका आंसर है जब परिस्थितियां विषम हो। 5वां है, मनुष्य का पतन कब अवश्यंभावी हो जाता है। तो जब मनुष्य की नियति में खोट हो। ये पहले गद्यांश को हमने किया, पहले और दूसरे में से कोई एक करना था, पर कोई बच्चा पहला करेगा कोई दूसरा, इसलिए सभी गद्यांश को मैं यहाँ बारी बारी से ले रहा हूँ। अब दूसरा गद्यांश है प्रेमचंद जी वाला। प्रेमचंद जी पढ़ने लिखने का सारा काम रात को करते थे, ये गद्यांश है। तंदुरुस्ती बीच बीच में टूट जाती थी, दवा दारू के लिए शिवरानी रुपए देती थी, ये गद्यांश देखिए। और इसके प्रश्न हैं, प्रेमचंद को दवा दारू के लिए रुपए कौन देता था। ठीक है, ये पहली लाइन में आया, देखिए शिवरानी इसका आंसर है। तो शिवरानी रुपए देती थी। लेखक के अनुसार प्रेमचंद जी का उद्देश्य क्या था। तो ये था शोषण, गुलामी, ढोंग, स्वार्थ, अन्याय को खत्म करना तथा धरती को मानवता के लायक बनाना, ये इसका आंसर है। और तीसरा प्रश्न था, प्रेमचंद जी का जीवन किस प्रकार का दीप था। तो ऐसा दीप जिसकी लौ मध्यम नहीं बल्कि तेज प्रकाश देने को मजबूर थी, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, शोषण और स्वार्थ के विलोम शब्द क्रमशः कौन से हैं। ठीक है, तो शोषण का है पोषण और स्वार्थ का परमार्थ। 5वां, उपर्युक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए। जो उपर्युक्त पढ़ा है आपने गद्यांश, तो इसका उपयुक्त शीर्षक है वो है प्रेमचंद एक श्रेष्ठ साहित्यकार, ये ग इसका आंसर है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 जो काव्यांश है, इसमें भी विकल्प दिए थे, पहला करें कि दूसरा करें। ठीक है, हे ग्राम देवता नमस्कार, जन कोलाहल से दूर कहीं एकाकी सिमटा सा निवास। ठीक है, ये वाला रवि शशि का उतना ही, ये वाला हमने काव्यांश यहाँ पर पढ़ा। और इसके प्रश्नोत्तर हम देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, ग्राम देवता किसे कहा गया है। ग, किसान को। उत्तर है, ग्राम देवता का निवास कहाँ है। शोरगुल से दूर एकांत में। जड़ में चेतना का विकास किसके बल पर संभव है। अटूट परिश्रम के। ठीक है, हास का अर्थ है हंसी, ये इसका आंसर है। और ऐसे ही काव्यांश में गंगा की धारा हेतु कौन सा विशेषण प्रयुक्त किया गया है। धवल। ये धवल यहाँ पे आया है। ठीक है, आप देख सकते हैं, धवल धार है ना, गंगा की धवल धार, ये धवल आया है। अच्छा, इसी का अथवा देखते हैं। किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए, सो सब हमें निज पूर्वजों से याद करना चाहिए। पदचिन्ह उनके यत्न पूर्वक खोज लेना चाहिए, निज पूर्व गौरव दीप को बुझने न देना चाहिए, ये वाला हम काव्यांश कर रहे हैं। तो इसके प्रश्नोत्तर हैं छात्रों। पहला है, कवि ने किस दीपक को बुझने न देने की बात कही है। ठीक है, तो ये देश का हमारे गौरव है, गौरव का दीपक। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, सभी देशवासियों को किस प्रकार मिलना चाहिए। माला बनकर। तो इसका आंसर है माला बनकर। कवि ने किन रूढ़ियों को छोड़ने को कहा है जो बुरी, चाहे नवीन हो चाहे प्राचीन हो,
जो बुरी रूढ़ियां, इसका बुरी आंसर है। चतुर किसे कहा गया है? हंस को। ठीक है, चातुरी हंस इसमें आया है, तो चतुर किसे कहा गया है? हंस को। प्रेम शब्द का पर्याय नहीं है। ठीक है, प्रेम शब्द का राग भी यही है, प्रेम है, स्नेह है ना, बड़ों का छोटे के प्रति, और प्रीति भी है, तो विराग अलग है, तो विराग इसका आंसर है, क्योंकि नहीं पूछा है, प्रेम शब्द का पर्याय नहीं है, तो विराग इसका आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं व्यावहारिक व्याकरण पर, और निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमें। पहला है, विवेक ने खाना खाया और वह सो गया। सरल वाक्य में रूपांतरण के सही विकल्प चुनिए। सरल वाक्य, सही वाक्य, सरल वाक्य बनाना है हमें, तो इसका सही आंसर देखिए आप। जब विवेक ने खाना खाया तब वह सो गया, ये नहीं है। विवेक सो गया क्योंकि उसने खाना खाया, ये भी नहीं है, हमें सरल वाक्य बनाना है। विवेक ने खाना खाया इसलिए वह सो गया, ये भी नहीं, ये संयुक्त हो गया, तो इसका आंसर है ये घ, चौथा। ठीक है, चौथा इसका आंसर है, विवेक खाना खाकर सो गया। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। कम रोशनी में पढ़ने के कारण विद्यार्थी अपनी आंखें गंवा बैठा। संयुक्त वाक्य में रूपांतरण के सही विकल्प चुनिए। संयुक्त वाक्य हमें बनाना है, छांटना है। तो जब विद्यार्थी कम रोशनी में पढ़ा तब वह अपनी आंखें गंवा बैठा। विद्यार्थी कम रोशनी में पढ़ा इसलिए अपनी आंखें गंवा बैठा, ये इसका सही विकल्प है। ठीक है, इसलिए इसे जुड़े हुए हैं, और समानाधिकरण वाले 2 वाक्य हैं, आपको पता है। संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्य पूर्ण होते हैं, और ये किसी योजक शब्द से जुड़े होते हैं, वो ये है। तीसरा, वह खाना खाकर सो गया। मिश्र वाक्य में रूपांतरण के सही विकल्प चुनिए। कौन सा इनमें से मिश्र वाक्य है ना? जैसे ही उसने खाना खाया वैसे ही वह सो गया, ये इसका आंसर है। आगे चलते हैं, चौथा देखिए। आप अंदर आइए और बैठ जाइए। रचना के आधार पर वाक्य भेद का सही विकल्प चुनिए। ठीक है, रचना के आधार पर कौन सा वाक्य है? तो आपको पता है, देखिए ये भी पूर्ण वाक्य है, अंदर आइए और बैठ जाइए, है ना, ये और योजक से जुड़ा हुआ है, तो ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। जब तुम स्टेशन पर पहुंचे तब मैं घर से चला। तो यहाँ पर क्या है? वाक्य के रेखांकित उपवाक्य का सही विकल्प चुनिए। ये रेखांकित उपवाक्य है, इसका सही विकल्प चुनना है ना। ये कौन सा वाक्य है? तो ये प्रधान उपवाक्य है। क्या है? प्रधान उपवाक्य। ठीक है, निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये देखिए, कर्तरी वाच्य वाला वाक्य चुनिए। कर्तरी वाच्य, इसमें आपको पता है कर्ता प्रधान होता है, और क्रिया का विधान कर्ता के अनुसार आता है। अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन। अकर्मक सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं इसमें आ सकती हैं, है ना। और ये मेरे द्वारा बैठा नहीं जाता, ये देखिए द्वारा नहीं आ गया, जा क्रिया का प्रयोग हो रहा है। महिमा से सुना नहीं जाता, ये भी नहीं है ना। भाववाच्य हो गया है, पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया, तो ये जो है नौकरानी कपड़े धोती है। देखिए नौकरानी जो है कर्ता है, और एक वचन है, स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया भी ऐसी आई है, तो ये इसका सही विकल्प है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कर्मवाच्य वाला वाक्य छांटिए। कर्मवाच्य वाला छांटना है हमें। तो रीता ने खाना खाया, विद्यार्थी पाठ पढ़ते हैं, मोहन खाना खाएगा। ये देखिए घा वाला बच्चों के द्वारा निबंध लिखा जा रहा है, ये द्वारा है, इसमें निबंध लिखा जा रहा है, और कर्म प्रधान होता है, कर्म के अनुसार ही क्रिया का विधान आता है ना। कर्म ये है, निबंध क्या लिखा जा रहा है, प्रश्न खड़ा करते हैं, तो जो निकल के आता है वो कर्म होता है, और है ना एक वचन है, पुल्लिंग है, तो इसलिए लिखा। क्रिया कैसे? इसके अनुसार। आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाच्य वाला वाक्य चुनिए। भाववाच्य वाला, ठीक है। घायल घायल चल नहीं सकता, मैं ये भाषा नहीं पढ़ सकूंगा, और मैंने दृश्य नहीं देखा, शत्रुघ्न ने हंसा नहीं गया। ठीक है, तो ये इसका भाववाच्य है। भाववाच्य में आपको पता है कि जो है हमेशा अकर्मक क्रिया आती है, और एक वचन, पुल्लिंग, अन्य पुरुष में होनी चाहिए, और यहाँ पे जा क्रिया का भूतकाल प्रयोग किया गया, तो ये इसका सही वाच्य है, भाववाच्य। आगे चलते हैं। अशोक द्वारा कापी में निबंध लिखा जाता है, कर्तरी वाच्य में बदलना है। तो सिंपल कर्तरी वाच्य कर्ता प्रधान वाला, अशोक कापी में लिखता है, सिंपल हो गया, इसका आंसर है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, भाववाच्य में बदलना है, पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है, ये घ इसका आंसर है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद परिचय है ये। निम्नलिखित वाक्यों से रेखांकित पदों के परिचय का सही विकल्प चुनना है। पहला है, हम मसूरी घूमने गए। देखिए हम के नीचे रेखांकित है, हम जो है रेखांकित है,
रेखा से अंकित है, यानी कि साधारण शब्दों में रेखा, ये जो हम है इसके नीचे लाइन खींची गई है और इस शब्द का आपको परिचय देना है, पद परिचय, व्याकरणिक परिचय देना है कि ये क्या है। ठीक है, तो आपको पता है पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं, मेरा, हम, हमारा, है ना। जब कर्ता या वक्ता अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम को हम 3 भागों में बांटते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। जब अपने लिए प्रयोग करता है वक्ता या लेखक तो वो होते हैं कौन से, उत्तम पुरुष। सुनने वाले के लिए जो है मध्यम पुरुष, अपने लिए न सुनने वाले के लिए तो वो होता है अन्य पुरुष। तो यहाँ जो है क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद वो दिया नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, जितना दिया उतना ही पुरुषवाचक सर्वनाम। अच्छा, ये जो है ना, हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयोग हो सकता है, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अच्छा, हम जो है बहुवचन है। ठीक है, मैं होता तो एक वचन होता, अब हम है तो वो बहुवचन है। घूमने गए क्रिया का कर्ता है ना, हम घूमने गए। ठीक है, इसका कर्ता, तो ये इसका सही विकल्प है। आगे चलते हैं। दूसरा, प्रेमचंद महान कथाकार थे। ये देखिए, प्रेमचंद आपको पता है किसी व्यक्ति का नाम अगर हम लेते हैं तो वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो प्रेमचंद एक व्यक्ति है और पुल्लिंग है ना, स्त्री नहीं है ना, और एक वचन है, पुल्लिंग है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ही, और कर्ता कारक है। इसका कर्ता है, महान कथाकार थे, है ना, इस वाक्य का कर्ता है, तो ये इसका सही विकल्प है। आगे चलते हैं। ताजमहल का सौंदर्य दर्शनीय होता है, देखने योग्य होता है। तो ये होता है जो क्रिया है, इसको बताना है क्या है। ठीक है, ताजमहल के बारे में, क्योंकि दर्शनीय सौंदर्य है तो ये अकर्मक क्रिया है और पुल्लिंग है। होती है तो स्त्रीलिंग होता है पुल्लिंग है। ठीक है, ताजमहल का सौंदर्य होता है तो ताजमहल से बता रहा है तो ये एक वचन है, वो वर्तमान काल है। ठीक है, क्लियर हो गया। अकर्मक क्रिया, पुल्लिंग, एक वचन, वर्तमान काल। आगे चलते हैं। आनंद बहुत भाग्यशाली है ना, आनंद भाग्यशाली है। आनंद क्योंकि संज्ञा है और इसकी विशेषता बता रहा है तो ये हो गया गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण, है ना। 4 प्रकार के विशेषण होते हैं, है ना। काला, गोरा, मोटा, पतला, ऊंचा, है ना, भाग्यशाली, ये सारे हो गए गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण है आनंद, क्योंकि भाग्यशाली एक वचन है और पुल्लिंग है, और आनंद विशेष्य का विशेषण है ना। आनंद विशेष्य हो गया, ये विशेषण हो गया, मतलब आनंद की विशेषता बता रहा है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, क्या, उपमेय और उपमान, ऐसा भी बोल सकते हैं, बोलते हैं ना विशेषण विशेष्य को। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। आगे चलते हैं। 5वां, ठीक है, और आखिरी। नितिन 10वीं कक्षा में पढ़ता है। ठीक है, अब 10वीं के नीचे लाइन खींची हुई है, यानी ये रेखांकित जो शब्द है 10वीं, इसका आपको व्याकरणिक परिचय देना है। ठीक है, तो देखिए ये क्रम सूचक संख्यावाचक है, ये बिल्कुल सही है। संख्या 10वीं, 11वीं, 9वीं, 8वीं, पहला, दूसरा, ये क्रम सूचक संख्यावाचक विशेषण हो गया। और एक वचन है ये स्त्रीलिंग है, ये ध्यान रखना, क्योंकि आप वाक्य बोल के देख सकते हैं। जैसे मान के चलिए, है ना, 10वीं ए अच्छी क्लास है, ऐसे बोलते हैं ना, 10वीं, है ना, या 12वीं अच्छी कक्षा है ना, तो स्त्रीलिंग हो गया, पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है। और कक्षा विशेष्य है ना, ये विशेष्य हो गया, ये विशेषण हो गया, क्रम सूचक संख्यावाचक विशेषण। क्लियर हो गई बात। आगे चलते हैं। रस के बड़े आसान आसान क्वेश्चन आए। देखिए पहला क्वेश्चन जो है श्रृंगार रस का सही स्थायी भाव क्या है। स्थायी भाव पूछा है, आपको पता है श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, तो रति आंसर हो गया। आगे, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त रस का सही नाम चुनिए। ये जो वाक्य दिया है इसमें सही रस का चुनना है। राम जपू, राम जपू, राम जपू बावरे, घोर भाव निर्निधि, नाम निज नावरे, है ना। तो भगवान का नाम जप, नाम जप, भगवान के नाम जपने की महिमा की गई है कि भगवान का नाम ही इस भाव सागर से, है ना, भगवान का नाम रूपी नाव ही इस भाव सागर से पार करा देगा। तो जो है भक्ति रस की बात की गई है, यहाँ पर आंसर है भक्ति रस। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में निहित रस कौन सा है। ये काव्य पंक्तियां, मेरे हृदय के हर्षहा, अभिमन्यु अब तू कहाँ है ना, करुण रस है। और आपको पता है करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, जब विलाप करते हैं, है ना, अभिमन्यु के बारे में पता कर रहे हैं कहाँ है ना, जब उसकी देहांत हो गया था तो इस तरह से करुण रस है, उसका स्थायी भाव क्या है, शोक। आगे चलते हैं।
संचारी भावों की संख्या कितनी? एकदम सिंपल सटीक सीधा क्वेश्चन टिपा हुआ आया है 33। सभी बच्चे याद कर लें। और हिंदी साहित्य में कौन से रस को रसराज कहा था? ये हर बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बच्चों कि श्रृंगार रस जो है रसों का राजा है। ठीक है, 10 रस हमने पढ़े हैं, तो उसमें जो है श्रृंगार रस जो है रसों का राजा है ना। श्रृंगार रस को 2 भागों में बांटते हैं, आप जानते हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, है ना। तो इस तरह से रस राज, रसों का राजा कौन है? श्रृंगार रस। आगे चलते हैं, ये पठित गद्यांश है ना। बेटे के क्रियाक्रम में तुल्य, आप समझ गए होंगे कौन से पाठ से है। ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है। हैं, तो बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतोह से आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई और जो है पतोह के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। यह आदेश देते हुए इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोह रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन पकाएगा? बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा? मैं पैर पड़ती हूं, मुझे अपने चरणों से अलग न कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यही थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी क्या करती। ठीक है, तो बाल गोविंद भगत चैप्टर है, रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है। और पहला प्रश्न देखिए बच्चों, बाल गोविंद द्वारा अपने पुत्र की मृत्यु पर पतोह से आग दिलवाना सिद्ध करता है कि वे समाज के सामने दिखावा करना चाहते थे? नहीं, एकदम सच्चे इंसान थे कबीरपंथी। वे पतोह से प्यार नहीं करते थे, ये भी गलत। वे स्त्री पुरुष की समानता पर बल देना चाहते थे। देखिए इसका करेक्ट आंसर है। भगत जी ने पतोह के भाई को बुलाकर क्या आदेश दिया? क्या आदेश दिया आप जानते हैं, तो इसका विवाह कर देना, और ये इसका राइट आंसर है। पतोह की दूसरी शादी कर देना, ये इसका राइट आंसर है। और आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन, पुत्र वधू भगत जी को छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? क्योंकि घर में भगत जी की देख रेख करने वाला और कोई नहीं था, है ना। यहाँ पे आया है पीछे कि मैं चली जाऊंगी तो आपके जो है ना सेवा कौन करेगा? ठीक है, कौन आपको चुल्लू भर पानी देगा, भोजन कौन बनाएगा, बीमार पड़ जाओगे तो कौन आपको जो है आपकी सेवा पानी करेगा, पानी देगा? तो ये राइट आंसर है इसका, क्योंकि घर में भगत जी की देखरेख करने वाला कोई नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं। भगत जी की आखिरी दलील क्या थी? है ना, ये थी कि फिर स्वयं घर छोड़कर चले जाएंगे, इसकी आखिरी दलील थी। आगे चलते हैं, पांचवा प्रश्न, किस बात से पता चलता है कि भगत जी में साधुता व निस्वार्थता की भावना कूट कूट कर भरी थी? इस बात से पता चलता है कि उन्होंने पतोह की दूसरी शादी करने का आदेश दिया। ठीक है, वो बिल्कुल स्वार्थी नहीं थे। अगर जो होते तो पुत्र वधू को घर पर ही रख लेते कि मेरी सेवा कर देगी, बुढ़ापे में जो है उनकी सेवा करेगी, लेकिन उन्हें ऐसा बिल्कुल निर्णय नहीं लिया। तो उनमें साधुता थी और निस्वार्थता थी। दोनों भाववाचक संज्ञाएं हैं। उन्होंने पतोह की दूसरी शादी करने का आदेश दिया, ये इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प द्वारा चुनिए। ठीक है, मूर्तिकार को सफल और सराहनीय प्रयास क्यों कहा गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है, मूर्तिकार ने मूर्ति बहुत कम समय में बनाई थी और अच्छी मूर्ति थी। तो ये आप ऐसे इसका आंसर यहाँ लगा सकते हैं। बाल गोविंद भगत प्रतिवर्ष गंगा स्नान करने क्यों जाते थे? है ना, संत सगामों तथा लोक दर्शन हेतु, ये इसका राइट आंसर है। अब हम आते हैं पद्यांश पर, है ना। पठित पद्यांश है, बालक बोले बदो नहीं तो ही, है ना। परशुराम जी कहते हैं देखिए लक्ष्मण को, केवल मुनिजन जाने में तुम्हें केवल मुनि समझ रहा है, साधारण बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुल दो ही। मैं बाल ब्रह्मचारी अति कोधि व्यक्ति हूँ और पूरा संसार जानता है मैं क्षत्रिय कुल से घृणा करने वाला बाल ब्रह्मचारी और अति कोधि व्यक्ति हूँ, है ना। परशुराम जी कह रहे हैं लक्ष्मण से, भुजबल भूमि भूप बिन कीनी विपुल बार महिदेवन दिनी। महिदेवन कहते हैं ब्राह्मण को, विपुल माने अनेक बार, भुजबल यानी भुजाओं के बल पर, भूप कहते हैं राजा को, अर्थात अपने भुजाओं के बल पर यह भूमि मैंने कई बार राजाओं से विहीन कर दी है और ब्राह्मणों को दान दे दी है। सहस्र बाहु छेद न्यारा है, मेरे इस फरसे को देख। सहस्र बाहु की 1000 भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। महीप कहते हैं राजा को, कुमार कहते हैं बच्चा, राजा का मतलब लड़का, महीप राजकुमार, है ना। बिलो कुमार ने देखकर फरसा,
तो ये जो है पद्यांश है, उसमें प्रश्न आए हैं कि परशुराम ने क्रोध आने पर भी लक्ष्मण को छोड़ देने का क्या कारण बताया। पहली लाइन में ही देखिए, बालक बोल बधऊ नहीं तो ही, कि लक्ष्मण को बालक मानकर बाल हत्या का अपराध अपने सिर पर नहीं लेना चाहते थे। ये इसका राइट आंसर है। दूसरे की तरफ चलते हैं। परशुराम ने आत्म परिचय में क्या कहा। उन्होंने कहा कि मैं वे बाल ब्रह्मचारी, अत्यंत क्रोधी, क्षत्रिय कुल से शत्रु, योद्धा तथा ब्राह्मणों के लिए दानी हैं, ये इसमें कहा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्षत्रिय कुलद्रोही कौन है। परशुराम जी हैं। उन्होंने लिखा है मैं क्षत्रिय कुलद्रोही हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति क्रोधी व्यक्ति हूँ, तो परशुराम जी। चौथा क्वेश्चन, परशुराम ने अपने फरसे की क्या क्या विशेषता बताई हैं। सहस्त्रबाहुओं की भुजाओं को काटने वाला, धरती को क्षत्रिय राज्य सहित करने वाला, ये इसका आंसर हो गया। आगे चलते हैं। पद्यांश के आधार पर परशुराम की चारित्रिक विशेषताएं कौन सी हैं। ठीक है, तो वे क्रोधी थे, बड़बोले थे, दानी थे, ये इसका राइट आंसर हो गया घ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। गोपियों ने व्याधि और करवी ककड़ी किसे कहा है। ठीक है, सूरदास के पद से है, तो उद्धव के ज्ञान और योग के संदेश को उन्होंने जो है व्याधि और करवी ककड़ी कहा है। ये इसका राइट आंसर हो गया। और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में गाधी सुत है ना, गाधी सून लिखा है, गाधी सुत है, सुत माने पुत्र, गाधी के पुत्र थे। गाधी सूत्र किसे कहा गया है, तो विश्वामित्र को गाधी सुत कहा गया है। ठीक है, तो ये आप अपने आंसर मिला सकते हैं आपने कैसा किया है। और मान लो नवंबर की परीक्षा टर्म 1 की होती है, तो जो CBSE लेगा तो उसमें आपके अभ्यास भी हो जाएगा। इन प्रश्नों को बार बार कीजिए और ऐसे ही प्रश्न और भी आपको दिए जाएंगे, उनके भी अभ्यास कीजिए, ताकि आप इन चैप्टर्स में जो 2 चैप्टर हैं इनमें दक्ष हो जाएं। 2 जो है पद्यांश हैं, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, सूरदास के पद और बाल गोविंद भगत और नेताजी का चश्मा, इन चारों में दक्ष हो जाएं। व्याकरण के चारों पोर्शन जो हैं उनमें भी आप दक्ष हो जाएं। ऐसे ही अभ्यास आपको बार बार कराए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर भी करें। थैंक यू बच्चों।